फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने यारों में, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है गाइस, और ये सेट 2 का है। आज मैं आपके लिए सेट 2 के सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन लाया हूँ गाइस, और ये क्लास 11th के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गाइस, यह सब्जेक्ट फिजिक्स का है। तो आज गाइस मैं आपका सेक्शन ए का 100% कंसेप्ट क्लियर सॉल्यूशन लाया हूँ। यह आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा गाइस। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। गाइस, चंद्रमा पर हवा नहीं है ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है। गाइस, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग गाइस अधिक होने के कारण वायु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाता है, ध्यान दीजिएगा। अतः वायु पृथ्वी पर ही रह जाता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा का पलायन वेग कम होता है और इससे वायु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल रहता है। अब गाइस, हम थोड़ा सा आपको इस तरह से समझाते हैं कि पलायन वेग हम किसको कहते हैं। पलायन वेग वैसा न्यूनतम वेग है कि जिस वेग से अगर हम वस्तु को फेंकेंगे ना तो वह क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। तो गाइस देखो, पृथ्वी का पलायन वेग बहुत अधिक होता है और ये जो गैस है, ये जो हवा है, इसका वेग बहुत कम होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, चूँकि पृथ्वी का पलायन वेग बहुत अधिक होता है, उतना वेग हवा को होता ही नहीं है, तो बेचारा क्या होता, घूम के वायुमंडल में ही रह जाता। और गाइस, चंद्रमा का पलायन वेग कम होता है और यहाँ गैस का वेग ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या होता है, गैस निकल जाता है। तो गाइस, आपके माइंड में आप यह बात याद रखो कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है। तो आप एक बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो ज़्यादा होता है और चंद्रमा का पलायन वेग कम होता है। ये चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो हवा है ये क्या होता है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। और जब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करेगा भैया, तो फिर हवा रहेगा कहाँ, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। तो गाइस, मैं आपका एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो बहुत ज़्यादा है, और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो बहुत कम है। पृथ्वी का पलायन वेग ज़्यादा होने से क्या होता है, जो वायुमंडल में पृथ्वी पर जो वायु है वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाता है, अतः वायु पृथ्वी पर ही रह जाता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा का पलायन वेग कम होता है और इससे वायु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं रहता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि जी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ये जी, ये बड़ी जी है, जिसका मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गाइस, आप F बराबर ये फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। अब देखो, नीचे कुछ नहीं है तो लगा दो एक और कोना कोनी गुना करो, तो एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, G M1 M2 बराबर F से इसको गुना करो, FR स्क्वायर होगा। अब G को फ्री करो, G बराबर क्या होगा, यहाँ FR स्क्वायर तो है ना, ये M1 M2 को इस पार करो तो बटे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बल का हम क्या लिख रहे थे, विमान लिख देते हैं, MLT-2 होता है, यहाँ गुना का चिन्ह दिए, और R क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई,
तो आर स्क्वायर का एल स्क्वायर होगा विमीय सूत्र, और द्रव्यमान का एम होगा एम होगा। ठीक है, अब देखो भाई इसको ये सारे ब्रैकेट को खोलकर एक में कर दिए। अब देखो यहाँ एम एल पर पावर कुछ नहीं है तो एक दे दिए, टी माइनस टू गुना एल स्क्वायर। अब बट्टे यहाँ देखो एम गुना एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, क्योंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा है ना कि एक्स पर पावर एम गुना एक्स पर पावर एन बराबर एक्स पर पावर एम जोड़ एन होता है। और इस तरह हम इस फार्मूला से इसको जोड़ रहे हैं, इस फार्मूला से इसको प्लस कर रहे हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, जी बराबर क्या होगा एम। अब देखो यहाँ एल का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर क्या हो जाएगा एक्स पर पावर एम गुना एक्स पर पावर एन बराबर एक्स पर पावर एम प्लस एन। यहाँ भी हम पावर जोड़ रहे हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, और यहाँ बचता है टी माइनस टू बटे एम स्क्वायर। अब देखो आगे यहाँ m पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 1 क्या हो जाएगा 3, और t पर पावर -2 बटे एम स्क्वायर। अब देखो भाई एक फार्मूला आपने यह भी पढ़ा है, x पर पावर m बटे x पर पावर n बराबर x पर पावर m माइनस n। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा m पावर इसका 1 है, ये 2 माइनस हो जाएगा ना, x पर पावर m बटे x पर पावर n क्या होता है x पर पावर m माइनस n, तो यहाँ 1 - 2 हो जाएगा, एल क्यूब है ये टी माइनस टू। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 में 2 घटा तो -1 हुआ, एल क्यूब टी माइनस टू। अब गाइज हम आपका थोड़ा हेल्प और करते हैं कि आप कहिएगा कि बल का ये कैसे हुआ। तो बल बराबर सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान का m होता है, त्वरण का LT-2 होता है। आप कहिएगा कि त्वरण का LT-2 कैसे होता है, तो लीजिए हम और आपको आगे बढ़ाते हैं। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, वेग का होता है LT-1 और समय का t होता है, इस पर पावर 1 है, और फार्मूला तो ये जान ही रहे हो ना, x पर पावर m बटे x पर पावर n बराबर x पर पावर m माइनस n। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा l दे दिए, और t पर पावर -1 है, ये प्लस इधर है तो क्या हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा l, ये ब्रैकेट में बंद कर दिए इसको, l t यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हो गया। अब कहिएगा कि वेग का LT-1 कैसे हुआ, तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी की तो लंबाई है, लंबाई का L बटे T होता है, इसीलिए यहाँ देखो पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, L दे दिए, और ये बटे का मतलब इनटू होता है, T पर पावर +1 होता है, अपोजिट क्या होगा -1। इस तरह वेग का हुआ। गाइस आप जी का बीमीय सूत्र अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला को माइंड में सेव कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, और 3 नंबर के सवाल में कह रहा है कि स्टील और रबड़ में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है। गाइज स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, कौन ज़्यादा इलास्टिसिटी है और क्यों है। तो देखो गाइज रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, रबड़ की अपेक्षा जो होता है ना स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि रबड़ की अपेक्षा स्टील के लिए प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है। तो गाइज स्टील जो है रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, इसका कारण ये है कि स्टील का जो ये प्रत्यास्थ गुणांक होता है ना ये ज़्यादा होता है रबड़ के बनिस्पत। अब आप कहिएगा कि ये प्रत्यास्थ गुणांक क्या है, तो भाई आपने हुक का नाम सुना होगा। हुक बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री था और उसने एक नियम दिया था कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का। अब देखो भैया प्रतिबल ये समानुपाती को ख़त्म किए तो बराबर देकर कांस्टेंट राशि ई दिए, तो ई गुना विकृति। अब देखिए ये हम पक्षांतर कर रहे हैं, ये ई गुना विकृति को इधर किए अब प्रतिबल को इधर कर दिए, अब ई को फ्री कर दिए, ई बराबर देखिए प्रतिबल है ना, ये गुना इस पार आया तो बटे विकृति हुआ। अब यहाँ ई हमारा प्रत्यास्थता गुणांक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक आपको निकालना है ना, तो प्रतिबल को विकृति से भाग दे दीजिए। तो कहने का मतलब हम रबड़ का भी ई निकालेंगे और स्टील का भी ई निकालेंगे, तो भाई स्टील का जो ई है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। आप लैब में जाके ऐसे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये विस्कोसिटी का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है भाई। ये श्यानता गुणांक का को हम परिभाषित कर रहे हैं जरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो न्यूटन ने कहा था कि तरल प्रवाह में किसी दो परतों के बीच जो क्रियाशील श्यान बल होता है यानी F, ये दो बात पर निर्भर करता है। न्यूटन ने कहा कि F समानुपाती होगा A का, अर्थात ये जो F है श्यान बल जो है ये द्रव का जो परत का संपर्की क्षेत्रफल A है उसके समानुपाती होगा। आप माइंड में ये रखिए कि F समानुपाती A होगा। अब देखो दूसरा कहा कि ये प्रवाह के वेग की प्रवणता के समानुपाती होगा, यानी F समानुपाती dv बटे df।
वेग की प्रवणता निकालना है तो dv/dx होता है। तो आप गाइज माइंड में ये रखो कि न्यूटन ने लिक्विड में के लिए ये बताया कि F समानुपाती A होगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और दूसरा F समानुपाती dv/dx, इसको सेकंड मान लो आप। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, देखो यहाँ भी F है यहाँ भी F है, इस दोनों F को हम कंबाइन कर लेते हैं, यानी एक F ले लेते हैं और ये समानुपाती का चिन्ह दे देते हैं, और ई बगल जो है ना दाहिना हाथ बगल, तो इसको और इसको जरा सा गुना कर दीजिए, A गुना dv/dx। अब F बराबर दीजिए और यहाँ माइनस लगाकर ईटा दीजिए, ये जो है ना ये आपका ईटा कहलाता है, ठीक है। F बराबर आप ये कांस्टेंट राशि के जगह पर ईटा दीजिए, माइनस ईटा A dv/dx। अब देखिए F बराबर आप ये निकाले, अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए F बराबर आपने क्या निकाला, माइनस ईटा A dv/dx। अब देखिए इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको पक्षांतर कहते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस ईटा है, यहाँ तो गुना है ना भाई, F बटे ये देखिए A dv/dx हो गया। अगर आप A का वैल्यू 1 रखिएगा और dv/dx का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या होगा, देखिए माइनस ईटा F बटे A के जगह पर 1 रख दीजिए और गुना दीजिए, और dv/dx 1 है ना 1, तो 1 गुना 1 करते हैं तो कितना 2 नहीं है ना होगा 1 होगा, तो 1 लिखिए और 1 से भाग लगाइए F होगा, तो माइनस ईटा बराबर F। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम एकदम शॉर्टकट में चलेंगे भैया, तो श्योनता गुणांक के जगह पर लिखिए बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग गुना दूरी, ये तो फार्मूला लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 5 नंबर में कहता है उस तापमान की गणना कीजिए जिसका अंकीय मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। तो भाई आपका -40 होगा। आप कहिएगा कि -40 कैसे होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपको देखिए हम दिखा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक फार्मूला आप जान रहे हो, C और F के बीच रिलेशन, ये आप क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, अगर आप भारतीय वन का बुक पढ़े होंगे तो। C/5 बराबर F -32/9। अब देखो भाई हम तापमान -40 ले लिए और C के जगह पे हम -40 बैठा दिए, अब बटे 5 बराबर F -32/9, 5 × 40 -8, नीचे कुछ नहीं तो A F -32/9। अब देखो कोना कोनी गाड़ी चला रहे हैं, 1 से गुना किए तो F -32 हुआ और 8 9 72, तो -72 बराबर क्या हुआ F -32। अब देखिए इसको इधर उसको उधर कर दिए, F -32 इधर आ गया, -72 इधर आ गया। अब F का मान निकाल रहे हैं, -72 है ये है ना, ये माइनस को उस पार कीजिए, +32 होगा, और प्लस माइनस माइनस 72 में 32 घटाइएगा तो -40 है। तो देखिए अगर हम आपका C -40 लिए हैं तो F भी देखिए -40 हुआ है ना। अब इधरों से करके दिखाते हैं। देखिए ये फार्मूला तो आप जान ही रहे हो। अब C/5 F के जगह पर -40 रखे, -32/9 C/5, ये माइनस माइनस प्लस -72, अब बटे 9 है तो 9 8 72 कटिए गया ना। अब देखिए C/5 बराबर क्या हो गया, -8 बटे कोना कोनी गुना के C 81 और 8 पंचे -40। तो देखिए दोनों स्थिति में ये सेम होता है गाइस। तो उस तापमान का गणना कीजिए जिसका अंकीय मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है। तो आप आँख कान मूंद के -40 को माइंड में रख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। SHM को क्रियान्वित करने वाले कण के वेग और विस्थापन के बीच कला अंतर क्या होगा। गाइस आप विस्थापन का ये समीकरण जानते हो, x बराबर A cos ω t आपको माइंड में रखना है, और v बराबर देखो भैया dx/dt होगा, क्योंकि वेग बराबर की होई छै विस्थापन बटे समय होता है ना, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपका ये है ना, तो चूंकि इसको डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिखना है तो dx/dt होता है। तो v बराबर dx/dt, क्योंकि dx का मतलब होता है x का अत्यंत अल्प मान और dt का मतलब होता है गाइस t का अत्यंत अल्प मान। अब देखो हम भाई x के जगह पर ये रख रहे हैं A cos ω t dt। अब हम डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, और गाइस आप जानते हो कि डिफ्रेंशिएशन उसी राशि की होती है जो d से संबंधित होती है, और शेष राशि बाहर चली जाती है। तो d से संबंधित t है, a नहीं ना है, तो a को बाहर कर दिए, और देखिए बचा क्या, ये cos ω t dt। अब देखिए अब a गुना, अब देखिए यहाँ हम जो d cos ω t निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये cos को झांप देंगे, तो किसके सापेक्ष ω t, और फिर ω t ऊपर पे लिखिए, आई ω को झांप दीजिए तो t के सापेक्ष।
आप जब भी डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा, देखिए ए तो बाहर ना हो गया, ये कॉस को झाँप दीजिए, कॉस ओमेगा टी ऊपर पे लिखिए और नीचे कॉस को झाँप दीजिए तो ओमेगा टी, फिर ये ओमेगा टी को ऊपर पे लिखिए, इठो बम हाथ से एक ठो को झाँप दीजिए तो बचा टी ना, और इस तरह लिख दीजिए। अब देखिए ए, और आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में, डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी फार्मूला के अनुसार हो जाएगा। और ओमेगा तो बाहर ही जाएगा क्योंकि ये डी से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप जान ही रहे हो डिफ्रेंसिएशन उसी राशि की होती है जो डी से संबंधित होती है, शेष राशि बाहर आ जाती है। तो ओमेगा बाहर आ गया, ये डी टी बटे डी टी कट गया, अब बचा माइनस ए ओमेगा, सिस्टम से लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी। और आप ये फार्मूला पढ़े हैं कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। अब देखो माइनस ए, यहाँ देखो यहाँ ए ओमेगा को पहले लिख दिए, अब माइनस टू को इधर लेते गए। अब देखो ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला क्या हो जाए, कॉस पाई बटे 2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ माइनस साइन एक्स किसके बराबर हुआ, कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स के बराबर हुआ ना, तो यहाँ माइनस साइन ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस पाई बटे 2 प्लस ओमेगा टी। यहाँ एक्स के जगह पे आप ओमेगा टी रख के देखिए आपका बैठ जाएगा। अब देखिए आपका ये भी बराबर क्या निकला, ए ओमेगा कॉस पाई बटे 2 प्लस ओमेगा टी। अब देखो फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस, ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा टी फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है गाइस, और फेज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे हम। तो ये ठो देख रहे हैं ना, जिसको हम दाग रहे हैं हिला के, ये फेज ऑफ वेलोसिटी है। और यहाँ कहता है कि वेग और विस्थापन के बीच कला अंतर, यानी डिफरेंस निकालना, विस्थापन और वेग और विस्थापन के बीच कला अंतर ना। तो भैया वेग का क्या निकला है, देखिए कहाँ निकाले हैं वेग का, यही ना पाई बटे 2 ओमेगा टी, पाई बटे 2 जोड़ो ओमेगा टी। अब माइनस तो आपको देने आता है, और इसका क्या होता है, विस्थापन का क्या होता है ओमेगा टी, और ये प्लस माइनस तो एकदम सीधे कट गया, बच गया आपका पाई बटे 2। अब आइए हम 7 नंबर के अंतिम सवाल पर आते हैं। आप हिला के समझिए कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच एक अंतर लिखना, बेसी अंतर नहीं लिखना। इसीलिए हम आपके बीच एक लाजवाब अंतर लाए हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। आप कहिएगा कि संपीड़न और विरलन क्या होता है, तो देखिए आप स्प्रिंग वाला कलम से लिखे होंगे, हम लोग तो बच्चों में लिखे हैं, अब आप लोग लिखे हैं कि नहीं ये पता नहीं, और नहीं लिखे हैं तो खरीद लीजिए। अब देखिए स्प्रिंग में देखिएगा इस तरह का अगर स्प्रिंग रहेगा सटल 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 ना, तो ये इस तरह का रहेगा। जरा इसको हाथ से घींच दीजिएगा तो ये फड़क 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 ये फोड़ हो जाएगा। तो गाइस ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है ना, ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है, ये सुटुक के चलता है और फैल के चलता है। अगर स्प्रिंग की कुंडली पास पास होगा, ये सट सट के रहेगा, तो गाइस ये संपीड़न कहलाता है। और यही कुंडली अगर फोड़ फोड़ रहेगा तो आप इसको विरलन समझिएगा। ऐसे भी देखिए विरलन मना दूर और संपीड़न मना सट, स्व से सट, यानी संपीड़न मना सटा हुआ और विरलन मना दूर। और गाइस ये अनुप्रस्थ तरंग जो है ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, यानी ये ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो देखिए जब अनुप्रस्थ तरंग जो है वो श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है, यानी चलता है, ऊपर की ओर का जो ये अधिकतम विस्थापन है गाइस ये श्रृंग है, और नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन है वो गर्त है, यानी ये श्रृंग माना ऊपर और ये गर्त हुआ नीचे, यानी ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग कहते हैं और नीचे का अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। तो गाइस शायद आपको आज का वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक हिला के कीजिएगा। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट कर दीजिए। और फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुते बहुते एंड बहुते थैंक यू। जय हिंद जय भारत।